नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात हिंदुस्तान की, बात हिंदुस्तान में बिगड़ते सौहार्द की, बात धन के नाम पर होने वाली सियासत और उससे आने वाली आफतों पर। जोधपुर में झंडे की लड़ाई ने वहां 3 दिन का कर्फ्यू लगवा दिया, लेकिन पहले ही झंडे की लड़ाई रोकने वाला कोई वहां पर मौजूद नहीं था। दिल्ली में 2 बच्चों की लड़ाई 2 समुदायों की लड़ाई में बदल जाती है। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर के लिए सियासी माहौल गर्म है। हनुमान चालीसा पढ़ने की लड़ाई में जेल गई नवनीत राणा और रवि राणा आज जेल से बाहर निकलेंगे तो आगे क्या करेंगे, यह सवाल है। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तो यह सब क्या है हिंदुस्तान में और देश को किधर ले जाया जा रहा है? क्या ये सियासी मुद्दे देश का माहौल नहीं खराब कर रहे हैं? क्या इससे देश की अखंडता को चोट नहीं पहुंच रही? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। मुंबई, अलवर, जोधपुर से दिखाएंगे जमीनी सच्चाई। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये बयानबाजी सुन लीजिए। कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। ये लाउड स्पीकर पे लड़ाई और हार्न पे हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स है उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की और जिसका कि समाज के सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और खुशी के साथ उसका पालन किया। वहाँ पे आप सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया और लाउड स्पीकर जो गैर ज़रूरी थे उनको हटाए। बात सिर्फ मस्जिद और मंदिर का नहीं है, बात सिर्फ चर्च या मस्जिद का नहीं है, ये सभी प्रार्थना घरों का है। निर्णय सबके लिए एक होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है अगर सबको पालन करना है तो उसमें हमारे मंदिरों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पूरे देश में अब यही हो रहा है। आपने काला दिन कहा है आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, लोग हज़ारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। नेताओं की अलग अलग बयानबाजी तो आप डे 1 से सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी सामूहिक कोशिश नहीं हो रही है इन मामलों को रोकने के लिए। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं, जोधपुर से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं, अलवर से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं दीपक दुबे। अलवर में आज बीजेपी हुंकार मार्च निकाल रही है और वहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। क्या मकसद है? आपकी बातचीत हुई होगी, क्यों यह हुंकार मार्च निकाला जा रहा है? जी आपको बता दें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा तमाम जो प्रदेश से जुड़े हुए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और आम लोग हैं वो इस जन हुंकार रैली में यहाँ पर कुछ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया वो कुछ समय के बाद आएंगे। तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी कुछ समय के बाद आएंगे। मंच सज चुका है। यहाँ पर सीधे तस्वीरों से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अत्याचारी, निरंकुश, निकम्मी, असंवेदनशील व झूठी कांग्रेस सरकार के
के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अलवर द्वारा जन हुंकार रैली। इनका मकसद ये है कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मूक बाधिर बच्ची के साथ जिस तरह से बलात्कार जैसी घटना सामने आई और आरोपी 100 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन अब तक पकड़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के बोर्ड लगाए गए हैं जहाँ पर तमाम वो लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर जन हुंकार रैली की शुरुआत की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ साथ प्रदेश से जुड़े हुए तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं सभी यहाँ पर इकट्ठा होंगे। हमारे साथ महिला हैं जो बीजेपी से ही जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं इस जन हुंकार रैली का मकसद क्या है। इस जन हुंकार रैली का मकसद ये है कि जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है जिस तरह से झूठ फरेबी निरंकुश अत्याचारी हो चुकी है, जिसको आम सुरक्षा की कोई मतलब नहीं है, ना बहन बेटियों का कोई सुरक्षा का मतलब है, ना किसान की परवाह है, ना व्यापारी की परवाह है, ना नौजवान के रोजगार की परवाह है। इन सब बातों को लेकर के जन हुंकार रैली भारतीय जनता पार्टी ने ये रखी है और इसमें ये देखना आप कि इतनी बड़ी रैली ये कांग्रेस सरकार की ताबूत में कील का काम करेगी, उखाड़ फेंकने का हम सब ने संकल्प से 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया शिव जी का, लोगों के घर ढहाए गए, आरोप बीजेपी पर भी लगा कि पार्षद आपके थे और आपके ही सह पर ये हुआ। तो जो राजनीति हो रही थी उसको किस तरह से आप देखती हैं? कांग्रेस आप पर, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की मिली भगत है ये, जबकि वहाँ के विधायक कांग्रेस जौहरीलाल मीणा जी थे तो उनकी अनुमति के बगैर तो ये होना नहीं था। तो ये प्रावधान काफी सालों से चल रहा था लेकिन इसको टाला जा रहा था। लेकिन कुछ मार्ग बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों के भी घर किसी के छोड़ दिए गए, किसी के तोड़ दिए गए, 300 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, जहाँ तक कि हिंदू की धर्म की आस्थाओं को सम्मान ठेस पहुँचाई उन्होंने सम्मान में। तो ये भी लग रहा है बीजेपी पर कि जो राजनीति कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड एंड रूल के तहत कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले विधानसभा में बीजेपी को फायदा हो सके। इस वजह से ये सब कराया जा रहा है, चाहे जोधपुर की घटना हो या फिर अलवर की घटना हो, तमाम घटनाओं पर बीजेपी पर वार किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देख रहे हो दुष्कर्म के मामले भी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के गौशाला, आप देखो कटुमर क्षेत्र में गौशाला, हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं के घरों पे ही प्रहार क्यों? एक तरह से हिंदुओं की बेल्ट थी वो जो तोड़ी गई है, वहाँ से वहाँ तक ग्रस्त किया गया है। आम जन के रोजगार छिन गए हैं, बिल्कुल बेघर हो गए हैं, रोजगार नहीं है, खाने पीने को व्यवस्थाएं नहीं है, महिलाओं के पास भी नहीं है, जेंट्सों के पास भी नहीं है, बिजली बस से बदतर हो चुकी है। आखिर इस जन हुंकार रैली का मकसद क्या है? क्या ये विधानसभा की तैयारी है चुनाव की? देखिए, चुनाव की तैयारी में तो हमेशा भाजपा का हर कार्यकर्ता रहता ही है, वो चुनाव की तैयारी। और दूसरी बात ये भी है कि इस जन हुंकार रैली का मकसद जो है जनता को जगाना है अपने न्याय प्राप्ति के लिए। और जो ये लचर कानून व्यवस्था है, इस लचर कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक तरीके से अब हम जिस तरह से इसमें सुधार कर सकते हैं और जनता के बीच में एक जागरूकता पैदा करना मेन इसका उद्देश्य है। जो आज वर्तमान में समाज की हालत हो रही है, जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः गिर चुकी है, अपराध का बोलबाला होने लग गया है, अपराधियों में जो राजस्थान पुलिस का लक्ष्य होता था कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो जो स्टेटमेंट है पूर्ण रूप से उल्टा हो चुका है। अब आमजन में डर होने लग गया है और अपराधियों में विश्वास होने लग गया है। तो ये जो अपराधियों में जो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जा रहा है, इस विश्वास को कम करने के लिए और सभी लोगों को एकत्रित करके आप वहां पर मौजूद हैं, अपनी नजर बनाए रखिएगा। आपका रुख लगातार हम आज करते रहेंगे। अब सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं इंद्रजीत सिंह के पास और मुंबई का हाल जानते हैं। तो आज राणा दंपत्ति बाहर आ रहे हैं। इंद्रजीत सिंह, क्या स्थिति बनी हुई है, आगे क्या? जी बिल्कुल, राणा दंपत्ति आज बाहर आएंगे और इस पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि 9:30 बजे जो जेल का बॉक्स खुला है, जमानती बॉक्स खुला है, उसमें उनका रिलीजिंग ऑर्डर जो है नहीं आया था। तो जो 11:30 बजे अब एक बॉक्स खुलेगा तो देखना पड़ेगा कि 11:30 बजे तक उनका जो जमानत का पेपर है, जो रिलीजिंग ऑर्डर है, वो यहाँ पर आ जाता है या नहीं, और उसके बाद ही उनकी रिहाई होगी। तो आज
किसी भी हाल में उनकी रिहाई होगी, लेकिन दोपहर तक होगी या देर शाम होगी ये देखना होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सियासत है धर्म के नाम पर वो अपने चरम पर है मुंबई में, चाहे राणा दंपत्ति की बात कर लें, चाहे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की बात कर लें। लेकिन इस बीच सबसे अच्छी खबर यह है कि आज कहीं पर भी अशांति की खबर नहीं आई, कहीं पर भी ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं अजान हो रहा हो और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो गया हो। तो ऐसी खबर कहीं नहीं आई। कल मुंबई पुलिस ने सभी धर्म के लोगों को बुलाया था, सभी धर्म के लोगों से बात की और कहा कि उन्हीं को परमिशन दी जाए कि जो कानून के दायरे में रहेंगे, तो उन्हीं लाउड स्पीकर को परमिशन दी जा रही है जो कानून के दायरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 55 डेसिबल से ऊपर किसी को भी परमिशन नहीं दी जा रही है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी को भी लाउड स्पीकर बजाने के 55 डेसिबल से ऊपर परमिशन नहीं दी जा रही है। और बहुत सारे जो मस्जिद हैं उनके जो धर्मगुरु या ये कहें कि मौलाना है वो मान गए हैं। और सुबह की अजान, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि आज सुबह की अजान जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आज सुबह की अजान लाउड स्पीकर से पुलिस ने कहीं नहीं सुनी है। हालांकि इक्का दुक्का जगहों पर हुआ जरूर होगा, लेकिन इस तरह की शिकायतें पुलिस के पास नहीं आई है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो कहीं न कहीं जो ये धर्म की सियासत हो रही थी उसको मुंबई पुलिस को डर था, महाराष्ट्र पुलिस को डर था कि इससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसके लिए काफी तैयारी की थी और मुंबई पुलिस ने ही, अगर लाउड स्पीकर पर कंट्रोल की बात करें तो ये मुंबई पुलिस का ज्यादा असर है, न कि राजनीतिक पार्टियों का, न कि किसी के डर का है। क्योंकि मुंबई पुलिस करीब 1 महीने से इसको रेगुलराइज करना शुरू कर देते, एक ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया था और उसमें उन्हीं को परमिशन दी जा रही थी जो प्रॉपर गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। ठीक है, इतने दिनों से जेल में बंद है राणा दंपत्ति, अब देखना होगा कि अब भी धन की सियासत करते हैं या फिर नहीं। अब जल्दी से आपको मेरे एक और सहयोगी के पास लिए चलते हैं। केजे श्रीवत्सन जोधपुर में मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, आप देख रहे हैं कि जोधपुर में क्या हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ है, वहां पर हालात अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं। लेकिन भीलवाड़ा में देखिए आप, दोनों जगह की मुझे अपडेट दीजिए। भीलवाड़ा में 2 युवकों पर हमला हो जाता है और उनकी बाइक को भी आग लगा दी जाती है, ये सब क्या चल रहा है? विपनेश, देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि अभी अलवर से मेरे सहयोगी दीपक ने और इंद्रजीत ने मुंबई से बताया कि मुद्दे पर राजनीति किस तरह हावी रहती है, राजनीति हो रही है, लेकिन आम लोगों पर इसका कितना बड़ा खामियाजा पड़ रहा है। यदि इसे समझने की कोशिश करना तो इसे देखिए, ये गन्ने की मशीन है, गन्ने का रस निकालती है, लेकिन जोधपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद से 3 दिन से ये बंद पड़ी है। इसे चलाने वाले जो आदमी है जिसका यह दुकान है यहाँ पर, वे अपने घर पे किस कदर परेशान होंगे, क्योंकि हर रोज कमाकर हर रोज खाना पड़ता है। लेकिन इन दंगों के बाद सांप्रदायिक माहौल इस कदर खराब हो गया कि कर्फ्यू 2 दिन के लिए लगाना पड़ा। अब तक भी स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे में जोधपुर पुलिस ने 2 दिन और कर्फ्यू बढ़ा दिया है। ये पूरा चौराहा गुलजार रहता था, जालोरी गेट का इलाका, जहां से इस पूरे कम्युनल टेंशन की शुरुआत हुई थी। गुलजार रहने वाला यह चौराहा पिछले 3 दिनों से सन्नाटे के बीच में पड़ा है। ये आम लोगों को होने वाली परेशानियां, क्योंकि वे घर से बाहर नहीं निकल सकते। दुकानें यहाँ पर सब, जितनी भी तमाम दुकानें हैं, सब दुकानें बंद है। सड़क पर आना जाना लोगों का मुश्किल है। परीक्षा चल रही है, परीक्षा तक केंद्र तक पहुंचना भी बहुत आसान काम नहीं है। आम जनता को राजनीति कारण ये इस कदर तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक भीलवाड़ा की बात है, वहां पर भी कम्युनल टेंशन फैलाने का कल देर रात को एक कोशिश हुई थी। 2 लोग अपने घर के बाहर, करबला मैदान के बाहर बैठे थे। अचानक 10-12 लोग गाड़ियों में सवार होकर आए। नकाब पहना, मुंह पे मास्क पहना हुआ था, नकाब पहना हुआ था। रात को आके उन्होंने तलवारों से इन दोनों युवकों को काट डाला। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इलाके में यह पूरी घटना हुई है। ऐसे में लोगों में आक्रोश है। पुलिस को वहां पर भी इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद करना पड़ा। और राजस्थान में 2 जिले इस वक्त, आज की तारीख में, जोधपुर और भीलवाड़ा ऐसा जिला है जहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद है। ट्रांजैक्शन भी रुक गया है। लोगों को अब वहां पर किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो अब भीलवाड़ा के लोग ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें यह पूरा नजारा देखना चाहिए। इस इलाके के लोगों की परेशानियां देखनी चाहिए, क्योंकि चंद लोगों ने माहौल बिगाड़ा। यह बात बिल्कुल सही है। चंद लोग थे जिन्होंने बिस्सा, स्वतंत्रता सेनानी बिस्सा जी की, ये बाल मुकुंद बिस्सा जी की इस मूर्ति पर झंडा लहराने और फहराने का काम किया था। बस उसी बात को लेकर तनाव हो गया था। इस मुद्दे को कुछ और तरीके से भी सलटा जा सकता था,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, घरों पर पथराव हुए। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, शायद ये राजनीतिक दल के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज को। और जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, अपने खुद की एक तरह से पर्सनैलिटी को ये आपने तेजस्वी वत्सन सही कहा। और इसी सवाल को उठाते हुए मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर रही हूँ, दिल्ली से वो हमारे साथ मौजूद है। आप मेरे साथ बने रहें। प्रभाकर मिश्रा, इतने दिन हो गए हैं और आप देखिए कि धर्म पर सियासत करके जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है नेताओं की तरफ से, हिंदुस्तान में क्या असर हो रहा है। दिल्ली में देखिए, दो समुदाय बच्चों की लड़ाई में आमने सामने आ गए वेलकम में, और दूसरी तरफ आपने जोधपुर के बाद भीलवाड़ा की स्थिति देख ली, वहां 2 लोगों पर हमला हो जाता है। तो देश में जो उन्माद पैदा हो रहा है, जो माहौल खराब हो रहा है, इस तरफ कोई नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है, सर्वोच्च अदालत से लेकर देश के बड़े नेताओं तक। विपनेश, लोकतंत्र में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीति करना उनका काम होता है, क्योंकि उसी के सहारे वो सरकार बनाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजनीति क्या, समाज नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो सियासत कैसे होगी। ये जो सोचने वाली बात है, सियासी पार्टियां और सियासी दल के नेता नहीं सोचते हैं। और यही वजह है कि मिसाल के तौर पर अलवर से हमारे सहयोगी दीपक रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अतिक्रमण की घटना, अतिक्रमण हुआ था, पहले से अतिक्रमण हुआ था, और उस अतिक्रमण में अगर सड़क पर या अतिक्रमित जमीन पर मंदिर बनाया गया हो या किसी का घर बनाया गया हो और उसे अगर वैधानिक तरीके से तोड़ा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर सियासत होनी चाहिए। दूसरी बात कि पहले से ही अगर मंदिर, 300 साल पुराना मंदिर अगर गिराया गया है, तोड़ा गया है, तो वहाँ के लोग उससे आहत है, तो उस आहत लोगों को किस तरह से सांत्वना देना है, कैसे उनके आक्रोश को कम करना है, यह राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उनके आक्रोश को और उनके असंतोष को और उकसाने के लिए हुंकार रैली होती है। माफ कीजिएगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे नुकसान जो हो रहा है वो समाज का हो रहा है। दीपक ने एक और बात कही थी कि उस रैली में आम आदमी भी आ रहा है। किसी रैली में इस तरह की रैली में कोई आम आदमी नहीं आता विपनेश। और एक बात और मैं कहूं कि हाल के दिनों में एक घटना घटी है जो सब जगह देखी जा सकती है, वो ये कि पहले क्या होता था, पहले कुछ ही लोग राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे और सियासत केवल चुनाव के समय होती थी। अभी 24/7 और 12 महीने सियासत हो रही है। और पहले जो कुछ ही लोग कार्यकर्ता होते थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते थे, आज के समय में प्रत्येक आदमी पॉलिटिकल कार्यकर्ता की तरह से बिहेव करता है, उसी की तरह से बात करता है, उसी की तरह से नारे लगाता है, उसी की तरह से असंतोष भड़काता है, और उसी की तरह से, और जो जिस पर बीतती है, जैसा श्रीवत्सन बता रहे थे कि असली आम आदमी वो है जिससे इस तरह की सियासत का खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे उसकी जान जाती हो, चाहे उसकी रोजी रोटी छिन जाती हो, या चाहे इस तरह की तमाम वेदनाएं सहनी पड़ती हों। तो विपनेश, इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे सियासी पार्टी और सियासी पार्टी के नेताओं को समझने की जरूरत है। और आइसोलेशन में इन घटनाओं को नहीं देखा जा सकता। राजस्थान में चाहे वो जोधपुर हो या अलवर हो या करौली हो या पंजाब का पटियाला हो, दिल्ली की जहांगीरपुरी हो या महाराष्ट्र हो, ये सब जगह चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखेंगी तो सामाजिक तौर पर और मुद्दों के तौर पर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और हम ये मान लेते हैं, कई बार हम कहते हैं कि नहीं वहाँ अशांति हुई थी, लेकिन अब मामला शांत है। अपने सहयोगी से मैं बात कर रहा था श्रीवत्सन से सुबह, तो उन्होंने कहा करौली का मामला शांत हो गया है। कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द जहां बिगड़ जाता है वहां मामला इतना आसान नहीं होता है शांत होना। वो राख के अंदर आग कब जल जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जिम्मेवारियां निभाई जानी चाहिए सियासी दलों के द्वारा, सरकारों के द्वारा और अदालतों के द्वारा। मैं सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में खड़ा हूं विपनेश, और हम बार बार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर ही सियासत हो रही महाराष्ट्र में। वो आदेश क्या था कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं लगाया जाएगा, और उसको लेकर जब इतना विवाद बना तो मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स को, जजेस को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, या इससे जुड़े हुए जो भी एग्रीव्ड पार्टी थी जिसे लाउडस्पीकर की आवाज से प्रॉब्लम थी उसे सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। लेकिन न माय लॉर्ड ने स्वतः संज्ञान लिया, न किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और चीजें किस तरह से बढ़ी। लेकिन अच्छी तस्वीर यह है कि पिछले लगातार 15 दिन से महाराष्ट्र में चीजों को बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन स्थिति अच्छी है, पुलिस ने मामले को संभाल लिया है। लाउडस्पीकर को लेकर सियासत तो खूब हुई, लेकिन सामाजिक सौहार्द बनाने में, बरकरार रखने में महाराष्ट्र सरकार
सफल रही है। एक अच्छी तस्वीर है। ये इंपॉर्टेंट बात प्रभाकर मिश्रा आपने भी कही और इंद्रजीत ने भी कही, तो बाकी राज्यों की पुलिस इसमें नाकाम क्यों हो रही है, ये भी तो सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन जयराम विप्लव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम जी, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। आपको नहीं लग रहा कि धर्म पर सियासत करके देश का माहौल खराब हो रहा है, जहां पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि शांति कैसे बने, माहौल को अच्छा कैसे किया जाए, लेकिन आप अलवर में जन हुंकार रैली निकाल रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर? आपको नहीं लग रहा है कि मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है, भावनाएं भड़क सकती हैं? विपनेश जी, ये देश बहुत बड़ा है और एक दो राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, वहां की राज्य सरकारों के निकम्मेपन के कारण हो रही है। और रही बात गहलोत सरकार की, उन्होंने तो करौली हिंसा के दिन से ही इसके लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगानी शुरू की, प्रधानमंत्री को जिम्मेवार बताना शुरू किया। इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को ये हाथ खड़े करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। जयराम विप्लव जी से संपर्क हमारा टूट गया है, मैं दोबारा उनका रुख करूंगी, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय जो शुरुआत उन्होंने की है उस पर जवाब तो आप देना जरूर चाहेंगे। आपकी राजस्थान सरकार के खिलाफ ये जन हुंकार रैली निकाली जा रही है अलवर में, बेहद दुखद है और आपने देखा किस तरह की चीजें आ रही है। 35 में से 34 पार्षद अलवर के नगर पालिका में जहां ये सब दुर्घटना हुई है और जिस तरह माहौल बिगाड़ने का काम हुआ, ये भाजपा के लोग हैं। ये सामूहिक एक निर्णय लिया गया इनके ही द्वारा, और तब जाकर के वहां मंदिर का या जो भी स्थापना हुआ प्राण प्रतिष्ठा के साथ दूसरी जगह स्थापना हुई। मैं नहीं कहता कि किसी ने तोड़ा और किसी ने हटाया, लेकिन इनकी सहमति के बाद ये लोग दोहरा चरित्र कैसे जीते हैं विप्लव जी की पार्टी। आज एक तो एक तरफ हिंसा भड़का रहे हैं पूरे प्रदेश में, चाहे अलवर की बात करें, चाहे वो जोधपुर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, हर जगह जहां जहां राज्यों की सरकार और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां ये हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली जैसे राज्य में भी ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी इन्होंने क्या बात कही प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं, देश के प्रमुख हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, हम सब उनको मानते हैं। उनको कम से कम इस तरह के यदि पूरे देश में आग फैल रहा है, यदि वो अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं तो कम से कम इस आग को मत फैलने दें। उसके लिए कम से कम 2 शब्द उनके मुंह से आनी चाहिए, मुंह में दही नहीं जमनी चाहिए थी। आज तक एक शब्द नहीं आई है प्रधानमंत्री जी के मुंह से। क्या बात है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों की जुबान मजबूत होगी। कौन है ये लाउड स्पीकर के नाम पे और हनुमान चालीसा के नाम पे और अजान के नाम पे वहां महाराष्ट्र में भड़काने का काम कर रहा है? और क्यों नहीं भाजपा के लोग इसको कम से कम इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? क्यों नहीं इसकी निंदा कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है पिछले 1 महीने में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। जैसे जैसे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी वैसे वैसे इनके नफरती गैंग का ये लाउड स्पीकर बढ़ेगा और देश को ये नफरत के ठीक है, इसी पर मैं काउंटर करूं, अगला सवाल पूछूं। जयराम विप्लव जी जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय को ये खत्म करना चाहते हैं। जयराम विप्लव जी मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी एमएनएस डॉक्टर वागीश सारस्वत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वागीश, ये उकसावे वाली राजनीति राज ठाकरे कब तक करते रहेंगे? जैसे उतर जाएंगे ये बंद हो जाएगा। ये हमारा राजनीतिक मामला नहीं है, आंदोलन है और इस आंदोलन में सफलता मिल रही है। आज तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई है कि कितनी मस्जिदों से अजान हुई है, लेकिन ज्यादातर में शांति देखने को मिल रही है। तो मुद्दा सिर्फ इतना मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है अपने आदेश में कि साल भर में सिर्फ 15 दिन परमिशन मिलनी चाहिए किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए किसी संस्था को। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि मस्जिद में 365 दिन अजान होती है, तो ये 365 दिन की अजान के लिए जो परमिशन दी जा रही है मुंबई पुलिस के माध्यम से, ये कौन से कानून कौन से नियम के तहत दी जा रही है? कृपया ये बताने की कोशिश की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि साल भर में सिर्फ 15 दिन के लिए ही परमिशन दी जा सकती है। परंतु यहाँ मौलवियों को बुला करके लगातार पूरे 365 दिन की परमिशन किस आधार पे दी जा रही है? अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो तो रहा है, तो फिर धर्म के नाम पर सियासत चमकाने में क्यों लगे हुए हैं? धर्म कहीं है ही नहीं, है सामाजिक मुद्दा है। हमारे मंदिरों से उतर सामाजिक मुद्दा तो बिल्कुल नहीं है। ये कैसे हो गया? ये आपके कहने से सामाजिक मुद्दा हो जाएगा क्या? जब मामला अदालत में है तो आप सामाजिक मुद्दा मानकर इस तरीके से धर्म पर सियासत करने में लगे हुए हैं?
देखिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। हमारे आरतियां हमने बंद कर दी हैं। अगर आरतियां बंद हो सकती हैं तो मस्जिदों की अजान क्यों नहीं बंद हो सकती? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करना चाहिए। अरे पालन कराएगी सरकार, राज्य की पुलिस। आप कौन होते हैं इस तरीके से वहां पर अल्टीमेटम देने वाले? हम राजनीतिक दल हैं, हम दबाव गठ हैं, हम विपक्ष हैं। तो फिर साहब आप जाइए ना पुलिस स्टेशन, अदालत जाइए, एक रास्ता होता है। ऐसा नहीं है सड़क पर खड़े होकर कानून हाथ में लेंगे आप और आपके कार्यकर्ता। देखिए विपनेश जी, कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब दोबारा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, उसे ये करना ही चाहिए। और सिर्फ ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में हो, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। हम चूंकि महाराष्ट्र के हैं, इसलिए हमारा प्रायोरिटी महाराष्ट्र है। हमने महाराष्ट्र में आवाज उठाई, लेकिन यूपी ने करके दिखा दिया। एक मिनट, प्रभाकर मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, कानूनी पेच अच्छे से जानते हैं। जी प्रभाकर मिश्रा। विपनेश, मेरा सवाल बस इतना सा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया और उस आदेश का पालन कराने के लिए अगर आम आदमी या पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो अराजकता की स्थिति नहीं पैदा होगी क्या? क्या यही व्यवस्था है? क्या उनसे एक बार पूछा जाना चाहिए सरस्वत जी से कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू होने की एक प्रक्रिया है। सरकार में रहने वाली सारी पार्टियां जानती हैं, विपक्ष में बैठे हुए लोग भी इस बात को जानते हैं, इसलिए कि विपक्ष में बैठे हुए कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ और भी लोग होते हैं जो सदन में होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, और वो शपथ लेते हैं, भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। और उसी शपथ में सुप्रीम कोर्ट के का भी शपथ होता है, और उसी शपथ में ये भी होता है कि देश के कानून का पालन किया जाएगा। और विपनेश, देश का कानून ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उस आदेश का पालन सरकार कराएगी, उस आदेश का पालन पुलिस कराएगी, उस आदेश का पालन कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई दल, कोई बल, कोई सेना नहीं करानी, मुझे उसको लग नहीं रहा कराना है चाहिए। तो देश में जवाब मिल गया है। प्रभाकर मिश्रा, जो आपने कहा उनको जवाब मिल गया होगा। रुकिए, मैं जयराम विप्लव का रुख करना चाहती हूँ। जयराम विप्लव जी, जवाब दीजिए। जो डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर देश में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। वो राज्य सरकारों की बात है जहां पर एक घटना होने के बाद भी कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, वहां पर तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। दंगाइयों, पत्थरबाजों, आगजनी हिंसा करने वालों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। यदि पुलिस ने करौली की हिंसा के बाद और महाराष्ट्र की सरकार ने भी समय रहते इस पर कदम उठाए होते तो इस प्रकार का आक्रोश देखने को नहीं मिलता। जो स्थिति सड़कों पर है वो पुलिस की नाकामी का प्रतीक है। आप देख लीजिए ना, भाजपा शासित राज्यों में भी घटनाएं हुई थी, लेकिन रामनवमी के बाद कहीं पर इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जा सकी, क्योंकि सरकार ने सख्ती के साथ अपराधियों का जाति, धर्म, मजहब, पंथ देखे बिना, उसकी पहचान के बिना कठोर कार्रवाई की है। जयराम विप्लव जी, जो तमाम मुद्दों को लेकर आप राजस्थान में पूरी दिल्ली में है, खरगोन मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, मैं सही कह रहे हैं प्रभाकर मिश्रा। मैं वही सवाल जयराम विप्लव से पूछ रही हूँ। मैंने वही कहा, आप थोड़ा सुनिए कि दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं हुई। और जहांगीरपुरी में और मध्य प्रदेश के खरगोन में उसके बाद वहां पर कठोरता से कार्रवाइयां हुई है, गिरफ्तारियां हुई है। करौली हिंसा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वहां के बचाव में वहां की सीएम खड़े हो गए और सारा दोषारोपण केंद्र की सरकार के ऊपर। ये किस प्रकार की मानसिकता है? क्या देश नहीं जानता है राज्य की कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेवारी है? जयराम विप्लव जी, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। राजस्थान में आपने सामूहिक दुष्कर्म का मामला उठाया, उत्तर प्रदेश का ही मामला है। 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद खबर यह है कि थाने में उसका गैंगरेप होता है। ये उत्तर प्रदेश का मामला है जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की आपने बात की, भले ही वहां पर बयानबाजी चल रही है, लेकिन पुलिस ने मामला खराब नहीं होने दिया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट जिस विषय पर चर्चा है उसी पर और सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं आपका। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जजमेंट आया, हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया,
जजमेंट बंगाल में भी आया था, केरल में भी आया था, महाराष्ट्र में भी आया था, उत्तर प्रदेश में भी आया था। इम्प्लीमेंटेशन केवल उत्तर प्रदेश में हो पाया। बिना देखे कि मंदिर है या मस्जिद उतारे गए ना, 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए जो गैर कानूनी रूप से लगे थे। तो उदाहरण लीजिए ना, कैसे सबको साथ लेकर के बिना किसी हंगामे के कानून का अनुपालन करवाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ऐसा करने में क्योंकि उनको अपना वसूली अगाड़ी है, उनको अपना वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी शुरू से यही करती आई है, पत्थरबाजों का संरक्षण, आतंकवादियों का संरक्षण, दंगाइयों का संरक्षण। इनके राज में जितने दंगे हुए, ये भारत का इतिहास उसके पन्ने रंगे हुए हैं। भागलपुर के दंगे गिनाओ, ये दिल्ली के 84 के दंगे गिनाओ, कौन कौन से दंगे गिनाओ। पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2022 में जो भारत की तस्वीर है, जो माहौल बना हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री खंगालेंगे तो वो फिर आप भी खंगालने लगेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं ये कहती हूँ कि चलिए, अलवर का मामला की पार्षद उनके थे, विधायक तो आपका था साहब, वो कह रहे हैं कि विधायक की मर्जी के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। दूसरी तरफ आप अन्य मामलों को क्यों नहीं देख रहे हैं? जोधपुर में जो हुआ, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, क्या उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? दूसरी तरफ एक और मामला सामने, भीलवाड़ा में 2 युवकों पर हमला हुआ है, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, तो उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है क्या? आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आप क्या कर रहे हैं? विपनेश जी, दोनों मुद्दों में अलवर की बात यदि करें तो सबको पता है कि जिस तरह दिल्ली में एमसीडी काम करती है, उसी तरह हर जगह नगरपालिका का ऑटोनोमस है और नगरपालिका का ही निर्णय है, उसमें विधायक सांसद का कोई निर्णय नहीं होता। दूसरी बात, वहां कोई विवाद नहीं था, विवाद तो अब खड़ा किया जा रहा है। सभी समुदाय के लोगों ने मिल करके ये किया था कि उसको मंदिर को वहां से स्थापित किया जाएगा। बाद में भाजपा के लोग, जिन लोगों ने ये निर्णय लिया एमसीडी में, वहां के नगर पालिका में वही लोग ये काम कर रहे हैं। दुखद है। दिल्ली की बात भी मैं जो बात कर लूं, वेलकम इलाके में आज आप दिखा रही हैं जो घटना हुई है, वेलकम में किसकी सरकार है, कौन सा है यहाँ का जो प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, किसके अधीन है? गृह मंत्री का अंदर में आता है देश के। ये इनका लेवल है। ये सिर्फ गाना जो गा रहे हैं लाउड स्पीकर चला करके, देश में बेरोजगारी महंगाई से देश के लोग तंग हैं। इनको नहीं दिख रही है ये। इनको किया था काम लोगों ने विकास के लिए, अब विकास नहीं हो रहा है तो ये नफरत का विकास करने में लगे हुए हैं पूरे देश में। और जहां जहां चुनाव है, विपनेश जी, मैं पुनः कहूंगा, जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा वहीं पे ये नफरत गैंग वहां काम करेगी इनकी। बाकी राज्यों में जहां चुनाव खत्म हो गए हैं वहां शांति रहेगी। ये भाजपा का क्या दायित्व नहीं बनता? केंद्र में यदि आपकी सरकार है, पूरे देश में 18 राज्यों में है, देश में शांति नहीं होनी चाहिए? चाहे वो कर्नाटका की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र में भी आपने नफरती गैंग का सहयोग करना शुरू कर दिया है लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के नाम पे। राजस्थान में तो स्पष्ट दिखा है, चाहे करौली की घटना हुई, जिस दिन घटना हुई उसी दिन इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो है पहुंच जाते हैं वहां आग में घी डालने के लिए। ये दिखाता है इनकी मंशा। और एक बार प्रधानमंत्री जी का, एक बार इनके गृह मंत्री जी का और यही आरोप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर लग रहे हैं कि वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप आपसी नेता आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, एक दूसरे पर हमले करते रहिए। विपनेश जी, मध्य प्रदेश में हम कहीं नहीं है, हम कभी नहीं है। राजस्थान में आपकी सरकार है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। और पूरे देश की जिम्मेदारी केंद्र के पास है। तो आप अपने अपने हिस्से का काम कीजिए ना। आपसे सियासी बयानबाजी में आप फंसे हुए हैं और देखिए उसका हाल क्या हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं दीपक दुबे का जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ। दीपक दुबे, मुझे दिखाइए जरा अलवर का माहौल अब। ये क्या कर रहे हैं? हुंकार रैली करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के यहाँ के प्रदेश से जुड़े हुए अलग अलग कार्यकर्ता हैं या फिर लोग हैं, वो सभी यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। और कुछ ही समय के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जन हुंकार रैली की शुरुआत की जाएगी। हालांकि 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक वो नहीं आ पाए। इस वजह से जन हुंकार रैली की शुरुआत नहीं हो पाई है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसमें बात की जाए तो बीजेपी कार्यकर्ता होंगे, इसके साथ साथ जो स्थानीय सांसद अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हैं या फिर विधायक हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। जैसे कि विधानसभा अलवर शहर से लोग पहुंचेंगे और इसके साथ साथ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग पहुंचेंगे।
ऐसे ही बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ पर कुछ ही समय के बाद पहुंचना शुरू होंगे। हमारी दाहिनी साइड में जो लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ पर जनहुंकार रैली की शुरुआत की जाएगी तो किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय भी है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से मांग है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बुरी तरह से बिगड़ी हुई है, ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने जो उनके पास पोस्ट है गृह मंत्री का, उसे उनको त्यागना होगा, उन्हें इस्तीफा देना होगा। अब देखना होगा कि जिस तरह की घटनाएं पिछले अगर बात की जाए 1-2 महीने में कई सारी आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, बिजली पानी की बड़ी समस्या है, इसको लेकर बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी जो है राजस्थान कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, नजर रहेगी। मुझे लग रहा है प्रभाकर मिश्रा, एक अहम सवाल अब यहां पर ये उठ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्म के नाम पर राजनेता तो अधर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता को जागने की जरूरत है, राजनेताओं की चाल को समझने की जरूरत है, उनके झांसे में ना आए ये समझने की जरूरत है। विपनेश, और इसीलिए इस एजेंडे की जरूरत है जो हम रोज करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के प्रोपेगेंडा को बस्ट करना मीडिया की जिम्मेवारी है, और हम ये करने की हम अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पॉलिटिकल पार्टियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी मुद्दे पर आइए, जनता के मुद्दों पर बात कीजिए, और जनता को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो कर रही हैं, जिन मुद्दों पर बात कर रही हैं, गैर जरूरी मुद्दे हैं, इनको बाध्य कीजिए, इनसे पूछिए, जमीनी मुद्दों पर बात करने को उनको बाध्य कीजिए, और जनता भी समझे कि जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं वो उनके हक में नहीं कर रही हैं। वो पॉलिटिकल पार्टियां केवल और केवल सियासत कर रही हैं और अपने हक में कर रही हैं, क्योंकि उन्हें केवल और केवल कुर्सी से मतलब है। जनता के हितों का फिलहाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं रख रही है। अगर ध्यान रखती तो देश में इस तरह की उन्माद की स्थिति पैदा करने की कोशिश लगातार नहीं हो रही थी। अब इसीलिए हिंदुस्तान की जनता को ही जागना होगा, और अगर कोई भी ऐसा बयान दिया जा रहा है, ऐसी कोई भी कोशिश नेता कर रहा है, उनका बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। नेताओं को समझना होगा कि धर्म पर सियासत करके उनको कुछ नहीं मिलेगा, और ये राजनीति उनकी ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।